So good evening everyone. I hope you all are ready for today's class, and this class is about historicism and new historicism. Uh, so let's start talking about historicism. देखिए हिस्टोरिसिज्म जो है वो जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा है, हिस्ट्री से बना हुआ है ना। तो हिस्ट्री का मतलब हुआ टाइम और प्लेस, यानी किस समय पर क्या हुआ था, है ना। शालिनी गुड इवनिंग। तो हम सब गुड लोग इवनिंग सर। हम सब लोग बचपन से हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, और सभी ने हिस्ट्री पढ़ी है 6, 7, 8 तक, या बहुत लोगों ने 9th और 10th में भी पढ़ी है। इंग्लिश के आप तक लोग हैं तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है आर्ट साइड रहे हों, तो उन्होंने और भी 12th तक भी पढ़ी होगी। राइट। सो वी नो व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है ये हमें पता है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता है। तो हिस्ट्री का यूज़ करके एक वर्क ऑफ आर्ट को इंटरप्रेट करना, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि आपको एक पोएम दे दी गई पढ़ने के लिए, और आप उस पोएम को समझना चाहते हैं, तो आप उस पोएम को समझने के लिए पहले उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी उनको समझने की कोशिश करें। तो ये हो गया एक तरीके से सिंपल भाषा में हिस्टोरिसिज्म, यानी हिस्ट्री का यूज़ करके लिटरेचर या किसी भी आर्ट को समझने की कोशिश करना। तो ये आपका हिस्टोरिसिज्म की बेसिक आइडिया हो गया। अब इसमें कई पॉइंट्स हैं, है ना, कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है, ओल्ड हिस्टोरिसिज्म क्या है, कौन लोग हैं जो इसके फिगर्स हैं, मेन इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इनका आइडिया क्या है, ये किसी वर्क ऑफ आर्ट को स्टडी कैसे करते हैं, कैसे इसका विरोध करने वाले लोग कौन हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोगों की कुछ बातें आज होनी हैं। तो पहला एक पॉइंट ये है कि हिस्टोरिसिज्म जो टर्म है इसको क्वाइन करने वाला कौन है। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिसिज्म टर्म को क्वाइन करने वाला कौन है। तो इनका नाम है कार्ल सेगल, कार्ल विल्हेम फ्रेडरिक सेगल। तो ये आप नाम याद रखिएगा, इन्होंने हिस्टोरिसिज्म को क्वाइन किया था। 1772 1829 ये इनका पीरियड है। जर्मनी के एक रहने वाले एक पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, फिलोसोफर थे, फिलोलॉजिस्ट थे और इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट क्या होता है ये देखना पड़ेगा, अगर किसी को पता हो तो बता दें। राइट। तो अब देखिए जो ये लोग हैं, जैसे ये भाई साहब हैं कार्ल विलियम फ्रेडरिक, ये लोग ऐसे लोग थे जो एक काम करके खुश नहीं रहते थे, बहुत सारे काम करने लगते थे, तो पता नहीं क्या क्या करने लगते थे। हम लोग तो एक ही काम से बोर हो जाते हैं, करके उसी में खुश हो जाते हैं। एनीवे, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं हिस्टोरिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्ल सेगल। एक और है जिनको आप शॉर्ट में हीगल के नाम से जानते हैं। हीगल का बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत फेमस फिलोसोफर हैं, जर्मनी के फिलोसोफर ये भी हैं। इनका जो पीरियड है 1770 से 1831, ये बिल्कुल याद रखने वाला है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि हीगल आपको और भी बहुत सारे थॉट्स तो थियरीज़ में आएंगे, और बिना हीगल के आप थियरी को कम्प्लीटली समझ नहीं पाएंगे, अदर थियरीज़ को भी, और थियरीज़ जो हम बात करेंगे उनके बारे में। फ़िलहाल हीगल का पूरा नाम क्या है ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे एक ई मिस हो गया है। तो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, इनका पूरा नाम पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। जर्मन फिलोसोफर हैं, और ये जर्मन आइडियलिज्म एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जिसको इन्होंने जिसके ये मेन फिगर माने जाते हैं। हिस्टोरिसिज्म को जो फुली डेवलप करने वाले लोग हैं उसमें से हीगल एक हैं। तो हीगल का ब्रांच ऑफ हिस्टोरिसिज्म अपने आप में एक ब्रांच ऑफ हिस्टोरिसिज्म है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मार्क्स, जिनके बारे में आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स हीगल से काफ़ी प्रभावित थे, ये सबको पता है। जब हम मार्क्सिज्म की बात करेंगे तो हम हीगल और मार्क्स के रिलेशंस के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। मार्क्स जो है उन्होंने भी अपनी थियरी में एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिसिज्म को इंक्लूड किया है,
और उनका जो हिस्टोरिसिज्म आता है वो हीगल से ही आता है, राइट, वो हीगल से ही आता है। तो ये हो गया एक बेसिक आइडिया कि हिस्टोरिसिज्म क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिसिज्म के ये लोग हो गए जिन्होंने हिस्टोरिसिज्म को प्रमोट किया, जैसे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल हो गए, कार्ल फ्रेडरिक हो गए, मार्क्स हो गए, और भी बहुत से नाम मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी याद रखिएगा मैं ओल्ड हिस्टोरिसिज्म की बात कर रहा हूँ, अभी न्यू हिस्टोरिसिज्म पे नहीं आया हूँ। ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे बात करेंगे। इसके दो ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, एक थे कार्ल पॉपर और एक थे टैलकट पार्सन्स। कार्ल पॉपर की एक बुक है, बुक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। ये बुक आई है 1957 में, और इस बुक में कार्ल पॉपर ने कहा कि जो हिस्टोरिसिज्म है वो डेंजरस है और बैंकरप्ट है, राइट। कार्ल पॉपर ने कहा कि हिस्टोरिसिज्म डेंजरस है और बैंकरप्ट है। ये इसकी किस बुक में कहा? 1957 की बुक द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में कहा। और जो दूसरे राइटर हैं जिन्होंने इसको हिस्टोरिसिज्म को विरोध किया, क्रिटिसाइज किया, उनका नाम है टैलकट पार्सन। टैलकट पार्सन की बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ये बुक 1937 में आई है, यानी पार्सन की बुक पहले आई है और कार्ल पॉपर की बाद में आई है, 20 ईयर्स का डिफरेंस है। और इन्होंने भी हिस्टोरिसिज्म जो आइडिया था हिस्ट्री की हेल्प से दूसरी चीज़ों को स्टडी करना, उसका उन्होंने विरोध किया और उसको उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। बिकॉज दे उनका कहना था कि जो वर्क ऑफ आर्ट हैं, वो वर्क ऑफ आर्ट या जो बाकी भी दूसरी फील्ड हैं, ब्रांचेस हैं स्टडीज़ की, उनका हिस्ट्री से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता, और अगर होता भी है तो हम हिस्ट्री की हेल्प से उनको बहुत अच्छे से समझ जाएं, ऐसी बात सही नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म है दो कार्ल पॉपर और टैलकट पार्सन्स के, याद रखने वाले। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो मेन जो ओल्ड ओल्ड हिस्टोरिसिज्म है उसके ये 5 पार्ट्स हैं। हीगल वाला अलग है, एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ हिस्टोरिसिज्म अलग है, न्यू हिस्टोरिसिज्म अलग है जिसकी हम बात डिटेल में करेंगे क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। मॉडर्न हिस्टोरिसिज्म और क्रिश्चियन हिस्टोरिसिज्म है जिनको हम स्किप कर देंगे, एक एक दो लाइन इसके बारे में बात कर लेंगे, राइट। सो आगे बात करते हुए पहुंचते हैं हीगल पे कि हीगल का कहना क्या था, राइट। हीगल का विश्वास था ह्यूमन फ्रीडम पे। वो मानते थे कि जो ह्यूमन फ्रीडम है उसको रियलाइज़ करना सबसे बड़ी फ़िलॉसफी है। तो आपको अगर कोई भी चीज़ ह्यूमन फ्रीडम को रियलाइज़ करवाती है तो वो फ़िलॉसफी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा हीगल मानते थे। हीगल ने एक प्रोसेस दिया था जिसे डायलेक्टिकल प्रोसेस कहा जाता था। और डायलेक्टिकल प्रोसेस करता क्या था? वो ह्यूमन काइंड का जो इस पृथ्वी पर पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, और ह्यूमन काइंड की जो करंट कंडीशन है उसके बीच में कहाँ पर ह्यूमन काइंड आज सिचुएटेड है उसकी स्टडी करता है। यानी वो आपको पता है वो आइडियल्स की बात करते थे। अगर आप अभी पीछे वाली स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने जर्मन आइडियलिज्म की बात की थी, राइट। हीगल आइडियलिज्म की बात करते हैं, और बिकॉज ही टॉक्स अबाउट आइडियलिज्म देयरफॉर ही वांट्स दैट द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम देयर करंट कंडीशन और करंट पोजीशन शुड मूव टुवर्ड्स द आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या हो गई? पर्पस हो गया। यानी वो कहते हैं कि जो पर्पस है ह्यूमन बीइंग का इस पृथ्वी पे, और जो ह्यूमन काइंड की करंट कंडीशन है, राइट, उसके बीच में जो फ़र्क है, जो मूवमेंट है फ्रॉम करंट कंडीशन टू द ह्यूमन काइंड की का पर्पस, ये जो प्रोसेस है ये डायलेक्टिकल प्रोसेस है जिसकी बात वो करते हैं। एंड ही सेज दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। दैट इज़ वाई हीगल का हिस्टोरिसिज्म अपने आप में एक हिस्टोरिसिज्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन काइंड का पर्पस क्या है? हीगल कहते हैं कि ह्यूमन काइंड का पर्पस है फ्रीडम। बट व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम? जो 1947 में फ्रीडम मिली वो वाली फ्रीडम हमें, या जिसकी बात आजकल कंगना रनावत कर रही हैं वो, या फिर जो जेएनयू में कन्हैया कुमार कर रहे थे वो, कौन सी फ्रीडम, राइट। हीगल डज नॉट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम्स, राइट। ही बिलीव्स इन द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, individuals, right, not from a state, not from any other kind of freedom. So
that is the his concept of freedom. Maybe we can talk about this in some other theory when we talk about Hegel in detail. तो उन्होंने कहा कि ह्यूमंस आर ऑफन नॉट अवेयर ऑफ द गोल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता का जो लक्ष्य है, जो गोल है, राइट, उससे मनुष्य अक्सर अज्ञान रहता है, उसको पता नहीं रहता है, ठीक है। इतिहास का क्या लक्ष्य है उसको नहीं पता होता है ह्यूमंस को। ये जो जिस फ्रीडम की वो बात कर रहे हैं, उस फ्रीडम को अचीव करने का क्या प्रोसेस है, राइट, वो नहीं पता होता है। एंड देन ही सेज कि गोल ऑफ ह्यूमैनिटी को पता करने के लिए, यू नो, हिस्ट्री का जो टारगेट है, जो गोल है, उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू डू द सेल्फ डिस्कवरी, राइट। So this is more an intellectual and spiritual freedom rather than political freedom, right? So he says you will have to do self discovery. मनुष्य को सेल्फ डिस्कवरी करना पड़ेगा अगर वो अगर वो जो ह्यूमैनिटी का गोल है उसकी तरफ बढ़ना चाहता है अपनी करंट कंडीशन से। और इसके लिए हमें हिस्ट्री का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनी ह्यूमन सोसाइटी एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज साइंस, आर्ट, फिलॉसफी आर डिफाइंड बाय देयर हिस्ट्री, ये हीगल का मानना था, राइट, कि एनी ह्यूमन सोसाइटी सच एज साइंस, आर्ट और फिलॉसफी, ये सारी की सारी कैसे डिफाइन होती हैं? अपनी हिस्ट्री के कारण डिफाइन होती हैं। इसलिए हीगल का हिस्टोरिसिज्म ये कहता है कि साइंस, आर्ट या फिलॉसफी किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए आपको हिस्ट्री का काम पड़ेगा। दिस इज हीगल्स हिस्टोरिसिज्म, राइट। एंड एक स्लोगन है जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। इसकी मीनिंग भी आप सब लोगों को पता होगी, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छा है, सिर्फ फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेगल्स हिस्टोरिसिज्म, राइट। हाउ एवर थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस किसने दिया है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए ये आपको दिया है जॉन फ्लिचे ने, ये भी जर्मन फिलोसोफर थे, और ये आपके, राइट, ये भी एक जर्मन फिलोसोफर हैं। और ये जो इन्होंने थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का आइडिया दिया, वो आइडिया हीगल यूज़ करते हैं, राइट। जस्ट टू टेल यू इन नटसेल, अगर किसी को ना पता हो तो थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का मतलब होता है कि पहले एक पक्ष, फिर उसका अपोजिट वाला पक्ष, दोनों एस्पेक्ट को देखना और फिर दोनों को मिला करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना, right? This is in a simple sentence that I have told you. However, it is a bigger philosophy that we may discuss at some other point. Is there any question? Any question? No? Okay. Am I audible? Yes, sir. Great. सो एज आई टोल्ड यू, जो टाइप्स हैं जो हिस्टोरिसिज्म के टाइप्स हैं, सो मैंने आपको बताया हिस्टोरिसिज्म क्या होता है, बेसिक आइडिया। फिर मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिसिज्म को क्रिटिसाइज़ करने वाले कौन लोग थे, कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी थी, ये दो बुक्स मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि उसके मेन 5 टाइप्स कौन से हैं। हीगल पहला बताया, हीगल का दूसरा है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्टोरिसिज्म, यानी एंथ्रोपोलॉजी में हिस्टोरिसिज्म को कैसे देखा जाता है। तो इसमें एक राइटर है, उनका नाम है फ्रांज उरी बोज। फ्रांज उरी बोज ये 1858 में पैदा हुए थे और 1942 में थे। ये भी जर्मनी में पैदा हुए थे। आप देखिए, जर्मनी ही एक तरीके से फ़िलासफ़ी का एक घर बन गया 20th सेंचुरी में। ज़्यादातर फ़िलासफ़र्स या तो जर्मन हैं, अमेरिकन भी हैं ऑब्वियसली कुछ, बट जर्मन काफ़ी ज़्यादा है। जर्मन बॉर्न अमेरिकन, तो ये अमेरिकन थे जो पैदा हुए थे जर्मनी में, और इनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले, वैसे पूछना नहीं चाहिए बट फिर भी क्या पता। फ्रांज उरी बोस, इनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने जो आइडिया दिया था, उस आइडिया का नाम था हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। फ्रांज उरी बोस का जो आइडिया था, उस आइडिया का नाम था हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। अब ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म क्या था? उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग बातें करते आए हैं कि हिस्ट्री में जब बात करते हैं कि कैसे हिस्ट्री आगे बढ़ी, तो हम अलग अलग सोसाइटीज़ की बातें एक साथ करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स की बातें एक साथ करते हैं, अलग अलग नेशंस की, स्टेट्स की बातें एक साथ करते हैं।
कल्चर्स की बातें एक साथ करते हैं। फ्रेंच ने कहा कि ये गलत है, आपको आप किसी भी दो कल्चर को एक साथ लेकर के उनकी बात नहीं कर सकते। आपको अगर बात करना है किसी कल्चर की ग्रोथ की, उसकी हिस्ट्री को पढ़ना है, उसकी हिस्ट्री की हेल्प से उस कल्चर की ग्रोथ को समझना है, उसमें चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे फिलॉसफी हो, उसको समझना है, तो आपको उस पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर सेक्ट को देखना पड़ेगा। और इसी को उन्होंने कहा हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। दैट मीन्स डिफरेंट सोसाइटीज़ डेवलप डिफरेंटली। उन्होंने कहा अलग अलग सोसाइटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से डेवलप होती हैं, इसलिए उनकी स्टडी एक साथ नहीं हो सकती है। तो एक तरीके से आप कहिए तो हिस्टोरिसिज्म को इन्होंने जियोग्राफिकल वे में बांट दिया, या आइडियोलॉजिकल तरीके से बांट दिया कि अलग अलग क्षेत्र की स्टडी की सोसाइटी को स्टडी करने के लिए अलग अलग तरीके का हिस्टोरिसिज्म काम पड़ेगा, ऐसा फ्रेंच ने कहा। और इसको कहा गया एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्टोरिसिज्म, राइट। A person's beliefs and practices should be understood based on that person's own culture. So, अगर आप किसी व्यक्ति के विश्वास को, उसकी प्रैक्टिसेस को स्टडी करना चाहते हैं हिस्टोरिसिस्ट तरीके से, तो आपको समझना पड़ेगा उसके पर्टिकुलर कल्चर में जा करके। ये जो आइडिया था एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्टोरिसिज्म का, ये डार्विन का जो आइडिया था, डार्विनिज्म था, उसके खिलाफ था। बिकॉज डार्विन नेवर डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन वन काइंड ऑफ ह्यूमन एंड द अदर काइंड ऑफ ह्यूमन। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अमेरिकन है वो किसी और बंदर से पैदा हुए हैं और जो इंडियंस हैं वो किसी दूसरे तरीके के बंदर से पैदा हुए हैं, यानी उनसे आगे बढ़े हैं। सो ही टॉक्ड अबाउट ह्यूमंस इन जनरल। इसीलिए जो बोस का आइडिया है फ्रेंच उरी बोस का, दैट इज एंटी डार्विन, राइट। दिस इज एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्टोरिसिज्म, जो मैंने आपको बताया 4, इसमें 5, इसमें से हीगल हो गया आपका, हीगल के बाद एंथ्रोपोलॉजिकल हो गया, राइट। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर 3। व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू हिस्टोरिसिज्म, तो न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। हाउएवर इसमें यह पॉइंट था कि ईच एपोक हैज़ इट्स ओन नॉलेज सिस्टम, यानी हर एक समय काल में नॉलेज सिस्टम बदलता रहता है। हर एक समय काल में नॉलेज सिस्टम बदलता रहता है। जब महाभारत का काल था तो नॉलेज सिस्टम अलग था, जब पृथ्वीराज चौहान का काल था तो अलग था, जब मराठाओं का उदय हुआ तो अलग था, और जब आज का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे आप इंडिया में तो उनका जो नॉलेज है वो अलग है, राइट। नॉलेज सिस्टम अलग है, चल बदलता रहता है, मिलता जुलता जो भी हो। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी सेटल्ड विद इन द कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर रेज्ड। अब अगर आप इसको कंपेयर करें एंथ्रोपोलॉजी वाले से, तो इन्होंने भी कहा था डिफरेंट सोसाइटीज हैव डेवलप्ड डिफरेंटली। आप कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जाकर देखना होता है, तो यू विल फाइंड कि न्यू हिस्टोरिसिज्म कुछ मिलता जुलता है एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्टोरिसिज्म से। हाउएवर ये एक डिटेल स्टडी है जिसके बारे में हम और बात करेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या करता है, ये इंटरप्रेट करता है एक पोएम को, एक ड्रामा को, कैसे, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ और रिएक्शन टू द पावर स्ट्रक्चर्स ऑफ इट्स सोसाइटी। यानी आज की सोसाइटी में जो पावर स्ट्रक्चर है, अगर हम इंडिया की बात करें तो पावर स्ट्रक्चर क्या है, हमारी डेमोक्रेसी कहा जाता है, पर डेमोक्रेसी प्योर तरीके से तो है नहीं। डेमोक्रेसी में एक पार्टी रूलिंग है, बाकी विपक्ष की पार्टियां हैं, या एक से ज़्यादा पार्टी रूलिंग है, कुछ पावर्स बटी हुई हैं, किस तरीके से बटी हुई हैं उसका आपको आइडिया है। तो जो आज लिखी गई पोएम होगी, जो आज लिखा गया ड्रामा होगा, वो या तो उस पावर स्ट्रक्चर का एक्सप्रेशन होगा, या तो उस पावर स्ट्रक्चर का एक्सप्रेशन होगा, या फिर उस पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ रिएक्शन होगा, ऐसा न्यू हिस्टोरिसिस्ट मानते हैं। और इसलिए वो हर एक पोम को, हर एक ड्रामा को, हर एक नॉवेल को या तो एक्सप्रेशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर या रिएक्शन अगेंस्ट पावर स्ट्रक्चर के हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टीफन ग्रीनब्लैट इसके फाउंडर हैं, को फाउंडर या फाउंडर हैं, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। तो मैंने आपको फिर से मैं वापस उस पेज पे चलता हूँ। मैंने आपको हेगल के बारे में बताया, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया, न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में बताया। ये जो मॉडर्न और क्रिश्चियन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको मैं स्किप कर दूंगा। हाउएवर एक दो लाइन बता दूंगा। तो जो मॉडर्न वाला है उसका मतलब उसमें है यूज़ ऑफ हिस्टोरिसिज्म फॉर डिफरेंट पर्पजेज, यानी मॉडर्न टाइम्स में जो
हिस्टोरिसिज्म का उद्देश्य का यूज़ एक से ज़्यादा पर्पसेस के लिए किया गया, और इसके जो मुख्य प्रोपोनेंट थे, जो मेन राइटर्स थे, क्रिटिक्स थे, उसमें एक थे बेनेटो क्रॉस, ये इटली के फिलोसोफर हैं, और एक टॉमस कुन हैं, ये अमेरिकन फिलोसोफर हैं। ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्टोरिसिज्म के बारे में बात की है। अगर क्वेश्चन बन ही जाता है और आ ही जाता है कि मॉडर्न हिस्टोरिसिज्म को प्रमोट करने वाले कौन हैं, और आपको इन दोनों में से कोई नाम दिखता है या दोनों दिखते हैं, बेनेडिक्टो क्रॉस इटली के फिलोसोफर और टॉमस कुन अमेरिका के फिलोसोफर, तो आप इनके नाम को यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मॉडर्न हिस्टोरिसिज्म का इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। अब आते हैं हम न्यू हिस्टोरिसिज्म पे, जो मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, न्यू हिस्टोरिसिज्म का एक और नाम है कल्चरल पोएटिक्स, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ब्रांच ऑफ क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो नोन एज कल्चरल पोएटिक्स। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि न्यू हिस्टोरिसिज्म इज द ब्रांच ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इज नोन एज कल्चरल पोएटिक्स। ओके, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर, अच्छे से आ रहा है। चलो, गुड। अब हम बात करते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या करना चाहता है, राइट? सो ये चाहता है टू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री थ्रू लिटरेचर, यानी लिटरेचर को समझने के लिए ये इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का प्रयोग करना चाहता है, और राइट, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को समझने के लिए ये लिटरेचर का प्रयोग करना चाहता है, और लिटरेचर को समझने के लिए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का प्रयोग करना चाहता है, या इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का प्रयोग करना चाहता है। दैट इज, इतिहास को समझने के लिए साहित्य का प्रयोग, और साहित्य को समझने के लिए इतिहास का प्रयोग, अगर आप हिंदी में बात करें तो। दैट इज the purpose of new historicism. So new historicism tries to interpret a poem, let us say फिलिप लार्किन की, अगर आप एक पोएम ले लीजिए चर्च गोइंग, जो आज मंजुमा में पढ़ाएंगी, तो फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग को समझने के लिए वो उस समय का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको पूरा उठा करके, उसकी हिस्ट्री को उठा करके उस पोएम को समझने की कोशिश करेगा, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया, राइट? लिबरल ह्यूमनिज्म में हम यही करते आए हैं। बट when you make the cultural context too heavy, आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को इतना ज़्यादा पावरफुल कर दें कि जो पोएम का आर्टिस्टिक वैल्यू है वो कम हो जाए, तो उसे कहते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म, राइट? शुरुआत 1970s या 1980s में होती है। टर्म को क्रिएट करने वाले का नाम है, बंदे का नाम है स्टीफन ग्रीनब्लैट। इसके बारे में भी और बात करेंगे। याद रखिएगा कि ये टर्म इन्होंने क्वाइन किया था, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इनकी शुरुआत जो स्टीफन ग्रीनब्लैट ने की थी, सबसे पहले रेनेसा पे और शेक्सपियर के बारे में इन्होंने लिखना शुरू किया था, और इनकी बुक का नाम था जिसमें ये शुरुआत होती है, उसका नाम है रेनेसा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम टॉमस मोर, ठीक है, टू शेक्सपियर। बुक आई थी 1980 में। ये बुक जो है ये एक तरीके से इनागुरेटिंग टेक्स्ट है न्यू हिस्टोरिसिज्म का। ऑल्दो इस बुक में न्यू हिस्टोरिसिज्म का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि टर्म को क्वाइन किया गया हो ऐसा नहीं है यहाँ पर, बट ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको माना जाता है रेनेसा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर 1980। कभी कभी फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर सबटाइटल नहीं लगा रहेगा, तब भी आपको याद रखना है रेनेसा सेल्फ फैशनिंग याद रखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1980 में न्यू हिस्टोरिसिज्म का की बुक है जिसको स्टीफन ग्रीनब्लैट ने लिखी, और ऐसा कहते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म की शुरुआत करने वाली ये बुक है। अगली जो बुक है वो स्टीफन ग्रीनब्लैट की ही है। उस बुक का नाम है द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसा। ये 1982 में 2 साल बाद आई है, द पावर ऑफ फॉर्म्स, राइट। ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है, और यहाँ पर इस बुक में जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म की बात ज़्यादा डिटेल में की गई है। ये है आपकी न्यू हिस्टोरिसिज्म की शुरुआत। तो पहले बात कर लेते हैं कि स्टीफन ग्रीनब्लैट जो अगर इतने इम्पॉर्टेंट हैं तो ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि इनका मिडिल नेम क्या है, तो इनका मिडिल नाम है स्टीफन जे ग्रीनब्लैट। डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1943 में। जिंदा है कि नहीं जिंदा है, अभी जिंदा हैं, अभी कुछ और बच्चों को परेशान करेंगे कुछ और लिख करके।
ठीक है। तो ये कौन है? ये अमेरिकन शेक्सपियरियन है, यानी अमेरिका में शेक्सपियर के बारे में रिसर्च करने वाले एक प्रोफेसर हैं, लिटरेरी हिस्टोरियन हैं और ऑथर हैं। ये इनके काम हैं। कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है? जॉन कोगन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं आज की डेट में। और कब? ठीक है, ऑफ द ह्यूमैनिटीज़। और ये जॉन कोगन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक्चुअली यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और इनका जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है जॉन कोगन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, राइट। ऐसे आजकल ये सिस्टम है कि प्रोफेसर्स के नाम पे प्रोफेसर होते हैं, जैसे क्रिकेट के फील्ड में महेंद्र सिंह धोनी एंड हो जाता है, उस तरीके से, राइट। तो जॉन कोगन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं ये, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में है, और सन 2000 से ये काम कर रहे हैं। और इनका एक बहुत फेमस जर्नल है जो 2015 से चल रहा है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, द नॉर्टन शेक्सपियर। इसमें पेपर छपवाने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं अगर आप कुछ लिखें उस क्षेत्र में तो। और इसके अलावा द नॉर्टन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नाम का एक जर्नल है, जिसमें ये जनरल एडिटर हैं, और इसमें ये इनकी लेख भी छपते रहे हैं, ठीक है। ये को फाउंडर हैं लिटरेरी कल्चरल जर्नल, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशंस। ये बहुत फेमस जर्नल है, रिप्रेजेंटेशंस नाम है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर आप इसको मिस करते हैं तो फिर ये आपकी गलती है, राइट। रिप्रेजेंटेशंस नाम का एक जर्नल है, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशंस नाम का जर्नल है जो जिसके ये को फाउंडर हैं, ये लिटरेरी कल्चरल जर्नल है। और ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये न्यू हिस्टोरिसिस्ट लेख छापता है। इसमें जो आर्टिकल्स छपते हैं वो ज़्यादातर न्यू हिस्टोरिसिस्ट राइटर्स होते हैं। और बिकॉज न्यू हिस्टोरिसिज्म अभी नया है, अभी नया इन द सेंस कि अभी इसको कम्प्लीटली समाप्त नहीं किया गया है, एक तरीके से कह लीजिए। बिकॉज वैसे ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा डिकन्स्ट्रक्शन जैसी चीज़ों के सामने। हाउ एवर ये जर्नल रिप्रेजेंटेशंस इंपॉर्टेंट है जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट राइटिंग को छापता है। और स्टीफन ग्रीनब्लैट का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फेमस वर्क है, उस बुक का नाम है विल इन द वर्ल्ड। क्या नाम है? विल इन द वर्ल्ड। और इसके ये एक्चुअली है क्या? ये एक विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी है। तो आप देखिए विलियम शेक्सपियर पे आप कुछ भी करते हैं तो वो बिक जाता है ना। मोस्ट पॉपुलर वर्क उनका है विल इन द वर्ल्ड, और ये विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी है। और ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टीफन ग्रीनब्लैट हैज़ रिटन अ बुक विल इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट? और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर, या डिस्कशन अबाउट रेनेसा, या ऐसे ही बना के दे देगा। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। इज दैट क्लियर? यस सर। फाइन। तो मैंने आपको ग्रीनब्लैट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है कि ये कौन है, क्योंकि नाम इनका आप लोगों ने बहुत सुना है, आप लोग थोड़ा इनके बारे में बातें भी करते हो, लेकिन आप इतना अच्छे से इनको नहीं जानते थे, इसलिए थोड़ा सा इनको बताया। अब हिस्टोरिसिज्म में और कौन से काम हुए, तो ये एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड रेनेसा ड्रामा। याद रखिए, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कीप इट शॉर्ट। न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड रेनेसा ड्रामा, ये बुक लिखने वाले 2 बंदे हैं, एक का नाम है रिचर्ड विल्सन, दूसरे का नाम है रिचर्ड डट्टन। और ये सुनील दत्त से मिलता जुलता कुछ नाम है, डट्टन, ठीक है। तो रिचर्ड विल्सन और रिचर्ड डट्टन, इन लोगों ने लिखा, और बुक का नाम था न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड रेनेसा ड्रामा। और ये बुक न्यू हिस्टोरिसिज्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, जिसको जो लोग रिसर्च करते हैं इस फील्ड में वो ज़रूर पढ़ते हैं। याद रखिएगा, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड रेनेसा ड्रामा लिखी गई है रिचर्ड विल्सन और रिचर्ड डट्टन, दो लोगों के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म की, तो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में कौन सी किताबें थी, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि व्हाट वाज ओल्ड हिस्टोरिसिज्म। तो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म मैंने आपको बताया ही, डिटेल में बताया है। उसमें 2 बुक्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है E.M.W. टिलियार्ड की लिखी हुई, द बुक का नाम है द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1943 में आई है। और दूसरी है शेक्सपियरियन हिस्ट्री प्लेज, ये 1944 में आई है। ये दोनों किताबें लिखने वाले बंदे का नाम है E.M.W. टिलियार्ड। ये ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में आएगा, इसको याद रखिएगा। टिलियार्ड का नाम ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में, और इन दोनों किताबों का नाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
द एलिजाबेथन वर्ल्ड पिक्चर बहुत फेमस बुक है, 1943 में आई है, और शेक्सपियरियन हिस्ट्री प्लेज 1944 में आया है। दोनों टेलियार्ड ने लिखी हैं। अब बात करते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म और ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में क्या डिफरेंस है, राइट? क्या डिफरेंस है? तो देखिए, न्यू हिस्टोरिसिज्म और ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में डिफरेंस इतना सा है कि ओल्ड हिस्टोरिसिज्म जो है वो कहता है कि हिस्ट्री को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ करिए किसी वर्क ऑफ आर्ट को स्टडी करने के लिए, जबकि न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि आप हिस्ट्री को यूज़ करिए एक पैरेलल के रूप में, राइट? आप हिस्ट्री को यूज़ करिए एक पैरेलल के रूप में, राइट? तो उन्होंने कहा कि जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो, अगर मान लीजिए आपको लेटेस्ट से कि आपको द बर्थडे पार्टी पढ़नी है, एक ड्रामा है, तो न्यू हिस्टोरिसिज्म कहेगा कि द बर्थडे पार्टी पढ़ने के लिए आप हिस्ट्री को उठाइए और उस समय की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करिए, ऑथर के बारे में जानिए, उस समय क्या दुनिया में चल रहा था ये समझिए, और समझ करके तब आप जब बर्थडे पार्टी को साथ साथ पढ़ेंगे तभी आपको सही मीनिंग समझ में आ सकती है। जैसे कि न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि लिटरेचर को समझने के लिए वो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का यूज़ करता है और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को समझने के लिए लिटरेचर का यूज़ करता है, उसके लिए इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, राइट? जबकि ओल्ड हिस्टोरिसिज्म इतना ऐसा नहीं कहता था, उसका कहना था कि इसको बस एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लीजिए, थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में जान लो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में ज़रूरी हो तो जान लो, बाकी आप जो वर्क ऑफ आर्ट है उस पर फोकस करो, ऐसा ओल्ड हिस्टोरिसिज्म कहता है। जो आपका लिबरल ह्यूमनिज्म आउटलुक है उसकी बात, वो अलग बात ये करता है। या जैसे आप बचपन से लेकर के आज तक पोएम पढ़ते आए हैं कोई, या ड्रामा पढ़ते आए हैं, BA MA हर जगह, वो आपका ओल्ड हिस्टोरिसिज्म वाला तरीका है, राइट? ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो न्यू हिस्टोरिसिज्म और ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में है वो ये है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है वो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं देखता है, उसको लगता है लिटरेरी नॉन लिटरेरी एक ही जैसा है, जबकि ओल्ड हिस्टोरिज्म कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लिटरेरी टेक्स्ट अलग है और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट अलग है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो न्यू और ओल्ड में डिफरेंस है। हाउ एवर डिफरेंसेज आर इवन मच मोर देन दीज, बट ये बेसिक 2 डिफरेंसेज हैं जो आपको याद रखने हैं। एज आई टोल्ड यू, आई एम फोकसिंग ऑन जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इज दैट ओके? Yes. Great. So let's talk about, yeah, please ask. Sir, old historicism में background is not more important. It is important but not as important as the text. Okay, sir. But in new historicism, text and the history both are equally important. Equally important. Okay. Thank you. तो न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि लड़का लड़की एक समान, और हिस्टोरिसिज्म कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, लड़का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लड़की कम। राइट? इज दैट ओके? यस सर। हाँ, वैसे मेरा मानना लड़का लड़की एक समान है, लेकिन ये न्यू हिस्टोरिसिज्म वाला इसमें दिक्कत है मुझे। ओके, अब एक और भाई साहब हैं, इनका नाम है हैरल्ड एरम विजर। स्पेलिंग देखिए बड़ी अजीब सी है, हैरल्ड एरम विजर। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एसे लिखा है। अब ये एसे क्या है? इस एसे का नाम है द न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये कब आया है? 1989 में। इन्होंने एक एसे लिखा, और एक्चुअली ये एक एसे नहीं था, ये एसे का कलेक्शन था जिसको इन्होंने एडिट किया था। इसमें एसेज इनके भी थे और भी लोगों के हो सकते हैं। 1989 में द न्यू हिस्टोरिसिज्म करके ये एक कलेक्शन आता है एसेज का, जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या क्या करता है उसको डिटेल में बताता है। और ये 4 पॉइंट हैं जो इसमें आपको बताए गए हैं। वैसे तो लंबा है, बट इन 4 पॉइंट्स में इसको समराइज कर दिया गया है। द न्यू हिस्टोरिसिज्म जो बुक आई, कलेक्शन ऑफ एसेज, एडिटर या राइटर का नाम याद रखिएगा, हैरल्ड एरम विजर। कब आया? 1989 में, याद रखना है। पहला उन्होंने कहा that every act of unmasking, critique and opposition uses tools it condemns and risks falling prey to the practice it exposes. Understand it? That every act of unmasking, critique and opposition,
इसका क्या मतलब है? अनमास्किंग क्रिटिक एंड अपोजिशन थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है, सामान्य भाषा में है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को समझने की कोशिश करना, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को समझने की कोशिश करना। यूजेस द टूल्स इट कंडेम्स एंड रिस्क फॉलिंग प्रे टू द प्रैक्टिस इट एक्सपोजेस, राइट। इट सेज कि ये उन्हीं न्यू हिस्टोरिसिज्म उन्हीं टूल्स को का प्रयोग करता है जिनको ये क्रिटिसाइज करता है। इसका क्या मतलब है कि उन्हीं टूल्स का प्रयोग करता है। साहित्य को समझने के लिए वो उसी टूल का यूज कर रहा है, लिटरेचर को समझने के लिए वो उसी टूल को यूज कर रहा है जिसको वो क्रिटिसाइज करता है। तो वो टूल क्या है जिसको वो क्रिटिसाइज करता है और उसको वो कैसे यूज करता है? रिस्क फॉलिंग प्रे टू प्रैक्टिस इट एक्सपोजेस, रिस्क फॉलिंग prey to practice its exposes, and then it says Harold Wieser says कि इस तरीके से न्यू हिस्टोरिसिज्म अपने आप को एक्सपोज कर देता है क्योंकि ये अपना ही खुद का शिकार हो जाता है। ये एक पॉइंट वो हाईलाइट कर रहे हैं। बट यहाँ समझने वाली बात ये है कि आखिर क्या वो पॉइंट है जहाँ पे न्यू हिस्टोरिसिज्म अपने आप को ही एक्सपोज कर रहा है और उन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रहा है जिसको वो क्रिटिसाइज करता है। तो पहले समझने वाली बात यह है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म किसके खिलाफ है, राइट। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म खिलाफ है इस चीज़ के कि किसी वर्क ऑफ आर्ट को बिना हिस्ट्री की सहायता के समझ लिया जाए, यानी आइसोलेशन में समझ लिया जाए, इसके खिलाफ है। इस वर्क ऑफ आर्ट को आइसोलेशन में समझ लिया जाए, इसकी वो खिलाफ है। वो कहता है कि हिस्ट्री के बिना किसी वर्क ऑफ आर्ट को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, राइट। ये इस चीज़ के खिलाफ है। बट वो उसी को यूज़ कैसे करता है? एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि हिस्ट्री के बिना आप किसी वर्क ऑफ आर्ट को समझ नहीं सकते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आप वर्क ऑफ आर्ट की सहायता से ही हिस्ट्री को समझ सकते हो। तो जब आपको हिस्ट्री बिना वर्क ऑफ आर्ट के समझ ही नहीं आएगी तो आप हिस्ट्री को इतना इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन दैट हेरल्ड एरम वीजर इज ट्राइंग टू पुट हियर। हाउएवर, अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आप इसको लेट गो कर सकते हैं, not going to be very important. Point 2, he says that literary and non-literary text circulate inseparably, right. He said जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है उसमें लिटरेरी और जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक साथ सर्कुलेट होते हैं, एक साथ साथ पढ़े जाते हैं। ये तो आसान है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दैट नो डिस्कोर्स इमेजिनेटिव और आर्काइवल गिव्स एक्सेस टू अनचेंजिंग ट्रूथ नॉर एक्सप्रेसेस इनअल्टरेबल ह्यूमन नेचर। ही सेज दैट आप जब तक हिस्ट्री को नहीं यूज करेंगे, जब तक आप हिस्ट्री को नहीं यूज करेंगे तब तक ऐसा कोई डिस्कोर्स नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई चलने दो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो आपको एक्सेस टू अनचेंजिंग ट्रूथ, यानी कि आपको लिटरेचर की रियलिटी से एक्सपोज कर सके, आपको बता सके। तो यू सी एक साथ ही वो न्यू हिस्टोरिसिज्म की को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं और उसकी कमियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। नॉर एक्सप्रेस इनअल्टरेबल ह्यूमन नेचर, राइट। ही सेज ह्यूमन नेचर को समझना हो या अनचेंजिंग ट्रूथ को समझना हो, इन सब का एक्सेस आपको किसी भी डिस्कोर्स से, किसी भी इमेजिनेटिव या आर्काइवल से नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपको न्यू हिस्टोरिसिस्ट टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट वाला पॉइंट जो है, ही सेज दैट critical method and a language adequate to describe culture under capitalism participate in the economy they describe. That a critical method and a language adequate to describe culture, यानी न्यू हिस्टोरिसिज्म एक क्रिटिकल मेथड है उन्होंने कहा, राइट। ये एक लैंग्वेज का स्पेशल यूज़ है जो एडिक्वेट है, जरूरी है, इनफ है, किस काम के लिए? टू डिस्क्राइब कल्चर को समझाने के लिए। किस कल्चर को? जो कैपिटलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमी में, जिसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पे मार्क्सिज्म का प्रभाव दिखाई देगा। यानी वो कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं कि एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, राइट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहते हैं कि नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट।
in order to express everything, you can express everything in terms of history, right? तो you see, जो जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी का झंडा लेके खड़ा हो जाता है। मार्क्सिस्ट कहते हैं सब कुछ इकोनॉमी से एक्सप्लेन होगा, न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहते हैं कि सब कुछ हिस्ट्री से एक्सप्लेन होगा। ये पांचवा पॉइंट जो है वो यही कहता है कि इवन इकोनॉमी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। इसलिए आपको हिस्टोरिसिस्ट अप्रोच, न्यू हिस्टोरिसिस्ट अप्रोच को ही अपनाना पड़ेगा अगर आपको समझना है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को या किसी भी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। तो राइट, तो बुक का नाम याद रख लीजिए, कब आई थी याद रख लीजिए, मुख्य आइडियाज़ क्या है ये याद रख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे विदाउट डाउट। ऑल राइट, Yes, sir. ओके। Yes, sir. कुछ और इम्पोर्टेंट नेम्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को टाइम हो तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ये सारे ये 5 नाम हैं जो और इम्पोर्टेंट हैं आपके इसके लिए न्यू हिस्टोरिसिज्म में। आपसे अगर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यू हिस्टोरिसिस्ट राइटर, तो मुझे लगा मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं। अगर आपके ये नाम आते हैं तो आपको ये नाम याद रखे हैं। ये सारे न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक हैं। अगर इनके अलावा कोई रहता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको आप आंसर दे सकते हैं। तो कैथरीन गैलघर, जेफरी नैप, लुई मॉन्ट्रोज, स्टीफन ऑर्गेल, वॉल्टर बेन माइकल्स, ये 5 नाम हैं। 2-3 बार पढ़ लीजिए, इसको दिमाग में रखने की कोशिश करिए। राइट, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस याद रहना चाहिए कि हाँ ये है, नाम पता होना चाहिए। कैथरीन गैलघर, जेफरी नैप, लुई मॉन्ट्रोज, स्टीफन ऑर्गेल और वॉल्टर बेन माइकल्स, ये 5 नाम हैं जो मैंने आपको बताए। अगर डिटेल क्लास होती एमए वगैरह वाली तो 2-4 क्लास पढ़ाते बढ़िया, तो फिर सब कुछ बातें करते। न्यू हिस्टोरिसिस्ट और माइकल फूको क्या रिश्ता है, ये एक समझने वाली बात है। तो फूको के बारे में तो हमने बात की नहीं है। देखो स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई भाई, माफ़ कर देना, ठीक है। माइकल की स्पेलिंग सही कर लेना। राइट, तो अब हम बात करते हैं कि जो है ये पेनाप्टिकॉन है, यहाँ पे एक आई रहेगा, ठीक है। पेनाप्टिकॉन, आप लोग सोचते होंगे कि रवि सर रोज खूब गलत करके आते हैं इंग्लिश स्पेलिंग, बट व्हाट कैन आई डू, यू नो, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। राइट, पेनाप्टिकॉन क्या है, डिस्कर्सिव प्रैक्टिस क्या है और न्यू हिस्टोरिसिस्ट आइडिया से कैसे रिलेटेड है, फूको का आइडिया, ये समझने वाला है। पहला पॉइंट ये है कि फूको के हम किस आइडिया की बात करें, बिकॉज माइकल फूको के बहुत से आइडियाज़ हैं, तो हम उनके सारे आइडियाज़ की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर सिंपली फोकसिंग ऑन जस्ट 1 or 2 पॉइंट्स एंड हाउ न्यू हिस्टोरिसिस्ट आर रिलेटेड टू दिस। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पेनाप्टिकॉन? पेनाप्टिकॉन इज अ काइंड ऑफ जेल। राइट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेनाप्टिकॉन होता क्या है। पेनाप्टिकॉन क्या है? इज अ काइंड ऑफ जेल। इसमें क्या होता है पेनाप्टिकॉन में? इसमें जो है एक ऐसी जेल है ये जिसमें आप एक ही जगह से सारे लोगों को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू सम इमेजेस पेनाप्टिकॉन की, so that you may have some idea। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, बंदा एक ही जगह है और वहां से वो सबको ऑब्जर्व कर सकता है। सेंटर में, डू यू सी इट? दिस इज अ पैनोप्टिकॉन, राइट? सो यू आर हियर एट द सेंटर एंड यू कैन ऑब्जर्व एवरी हर एक कैदी को आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट, ये पैनोप्टिकॉन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फूको की थियरी का। So the panopticon is a disciplinary concept brought to life in the form of central observation tower placed within a circle of prison cells. From the tower, a guard can see every cell and inmate, but the inmates can't see into the tower. Prisoners will never know whether or not they are being watched. Right? तो ये प्रिजनर्स कभी नहीं जान पाएंगे कि उनको देखा जा रहा है। राइट, ये आपका है फूको का एक आइडिया जिसको हम न्यू हिस्टोरिसिज्म से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है डिस्कर्सिव प्रैक्टिस। डिस्कर्सिव प्रैक्टिस क्या होती है? देखिए, आप कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे ये कौन डिसाइड करता है? ये आप बोलेंगे मैं डिसाइड करता हूँ। तो अगर आप डिसाइड करते हैं तो क्या आप अपने मन के खिलाफ जाकर के कभी कोई काम करते हैं? आप बोलेंगे हाँ कभी कभी करता हूं। तो अगर आप कभी कभी करते हैं तो फिर आप अपने द्वारा किए गए काम को डिसाइड कर पाएंगे? ये जरूरी तो नहीं है। इसका मतलब कोई फोर्स है जो आपसे डिसीजन लेने में
लेने में आपको मजबूर कर रही है, राइट। आपकी अगर दाढ़ी बढ़ने लगती है तो आप जाकर के दाढ़ी बना करके आ जाते हैं बाहर। आप ठंडी आती है तो आप सोचते हैं थोड़ा अच्छे कपड़े निकाल लूँ, इस तरीके की पहन लूँ। अमिताभ बच्चन जो टाई पहनते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, वो टाई तो आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन यूज़ तो कर लेते हैं पर आप नहीं यूज़ कर पाते। आपको लगता नहीं यार वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कौन है जो आपको बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? ये कौन है जो आपको समझा रहा है कि ये काम करना है ये काम नहीं करना है? दिस इज व्हाट माइकल फुको सेज, दिस इज व्हाट माइकल फुको सेज, डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस, डिस्कोर्स की बात करते हैं, डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस, राइट? द प्रैक्टिसेस दैट आर गोइंग, द डिस्कोर्स दैट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, दैट इज पावर. So that's what he says, knowledge is power, right? Discursive practices are power, and he says that power is something which is making you do something, that power is asking you to do something, and that is why you are doing something, right? आपके पास पैसे नहीं है, आपकी शादी होने वाली है और आपसे कि दोस्त ने कहा यार जब तक पटाखे नहीं लगेंगे तब तक तो शादी होना बेकार है, तो आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं 50,000 रुपये और उधार लिया, लो करो पटाखे दबाओ दगाओ। किसने कहा आपसे करने के लिए? दीज आर डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस दैट यू आर फॉलिंग प्रे टू, राइट? तो सोसाइटी में आपके चारों ओर ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इन दोनों को कैसे माइकल फुको के इन आइडियाज़ को कैसे न्यू हिस्टोरिसिज्म से कनेक्ट किया गया? लेट्स ट्राई टू रीड दिस। न्यू हिस्टोरियंस लाइक फुको इम्प्लाई दैट हिस्ट्री कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो ये तो बहुत क्लियर है कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो सब कुछ कंट्रोल करती है, क्लियर। फूको कहते हैं कि जो डिस्कोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय सॉफ्ट पावर दैट मे बी लैंग्वेज, राइट, डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। जितने भी डिस्कोर्सेज हैं वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं? वो लैंग्वेज से कंट्रोल होते हैं, डिस्कर्सिव पावर से कंट्रोल होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि हिस्ट्री एक्चुअली जो लिखी गई या जो सोची गई, जो बताई गई और इवन जो घटनाएं हुई वो इस डिस्कर्सिव प्रैक्टिस से ही कंट्रोल होता है। एंड देयरफॉर जो माइकल फुको का आइडिया है वो न्यू हिस्टोरिसिस्ट आइडिया के बहुत करीब आ जाता है और दोनों की बातें मिलती जुलती हैं। हाउएवर आप न्यू हिस्टोरिसिस्ट एक बहुत ही फार फेचड आइडिया है जो बहुत ही ज़्यादा एक तरफ खींच कर ले जाया गया है, उसको आप कितना सही मानेंगे कितना नहीं मानेंगे वो अलग है। पैनॉप्टिकन ने फूको कहते हैं कि जैसे एक जगह से सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती हैं, पैनॉप्टिकन का जो कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो मेथड है उसमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को समझने का प्रयास किया जाता है। सो दैट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन न्यू हिस्टोरिसिस्ट एंड माइकल फुको। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या माइकल फुको रिलेटेड है न्यू हिस्टोरिसिस्ट से, तो आप कहेंगे हाँ। कैसे रिलेटेड है? तो आप इन 2-3 टर्म्स को याद रख सकते हैं। और अगर पूछता है कि क्या माइकल फुको के आइडियाज़ न्यू हिस्टोरिसिस्ट आइडियाज़ की डायरेक्शन में है या उनके खिलाफ हैं, तो आप बोलेंगे उसकी डायरेक्शन में है, उसके खिलाफ नहीं है। ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अबाउट माइकल फुको। बाकी जब बाद में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इज दैट ऑल राइट? यस सर। ओके, तो अब बात करेंगे कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट की मेथोडोलॉजी है क्या। तो पहला पॉइंट ये है कि इनकी कोई फुली डेवलप्ड मेथोडोलॉजी नहीं है। जैसे साइको एनालिसिस में एक क्लियर मेथोडोलॉजी है, स्ट्रक्चरलिज्म में एक क्लियर मेथोडोलॉजी है, बट इसमें कुछ नहीं है। इसमें मेथोडोलॉजी डेवलप होती रहती है। हिस्ट्री से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे, बहुत ये लोग खुद ही कंफ्यूज लोग हैं। दूसरा, ये एंटी थियोरेटिकल आउटलुक है, इन आउटलुक है, यानी थियरी में विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं करते कि थियरी बना दिया उसको फॉलो करो, तो इसमें विश्वास करने वाला ये है नहीं। तीसरा, ये न्यू क्रिटिक्स ने जो कहा था कि किसी टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से बहुत क्लोज रीडिंग करनी है, उसको ये मानते हैं। न्यू हिस्टोरिसिस्ट भी कहते हैं कि टेक्स्ट की बहुत क्लोज रीडिंग करनी है, लेकिन न्यू क्रिटिक्स और न्यू हिस्टोरिसिस्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है। न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि टेक्स्ट को पूरी दुनिया से अलग कर दो, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी सबसे अलग कर दो और सिर्फ अकेले एक उसको लेकर बैठ जाओ और उसको पढ़ो, क्लोज रीडिंग करो। न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहते हैं कि टेक्स्ट को बाद में पढ़ना, पहले दुनिया को पढ़ डालो, इतिहास पूरा पढ़ डालो, तब टेक्स्ट को पढ़ना, तब समझ में आएगा। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है।
कॉन्टेक्स्ट वर्सेस कोटेक्स्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट, तो न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं वो, राइट, सॉरी नॉन फॉरगेट न्यू क्रिटिक्स, ये जो हमारा लिबरल ह्यूमनिज्म था या जो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म था उसमें हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते थे, यानी अगर हमें समझनी है द लास्ट राइड टुगेदर तो किस ब्राउनिंग किस मूड में थे, क्या सोच रहे थे, किस मामले में लिखा था, थोड़ा बहुत जानना होता है हमें, तब हम कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं। और न्यू हिस्टोरिसिज्म विश्वास करता है कोटेक्स्ट पर। कोटेक्स्ट का मतलब हुआ कि दोनों टेक्स्ट को एक साथ रख दो और दोनों को एक साथ पढ़ो, इतिहास सारा उठा लो और द लास्ट राइड टुगेदर पोएम उठा लो। आप सोचिए कितना इम्प्रैक्टिकल है, अगर आपको द लास्ट राइड टुगेदर पढ़ना हो तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़े सारी, राइट। तो जो आपका एस्थेटिक फिलॉसफी है, एस्थेटिसिज्म है, उसके भी खिलाफ चला जाता है, आर्ट्स फॉर आर्ट्स से के खिलाफ भी चला जाता है, राइट। और क्योंकि ये लिटरेचर और हिस्ट्री में कोई डिफरेंस करते ही नहीं है तो फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ही खिलाफ चला जाता है। बट इतना गलत है नहीं जितना गलत मैं दिखा रहा हूँ, बहुत फायदे वाला भी है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट है कि द वर्ड ऑफ द पास्ट रिप्लेसेस द वर्ल्ड ऑफ द पास्ट। ये एक लाइन है जो न्यू हिस्टोरिसिज्म में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द वर्ड ऑफ द पास्ट रिप्लेसेस द वर्ल्ड ऑफ द पास्ट, राइट। तो इसमें क्या दिक्कत है? अब न्यू हिस्टोरिसिज्म लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ के सब कुछ समझ लो। तो भाई जो हिस्ट्री हम कौन सी पढ़ेंगे? जो लिखी गई है, और जो लिखी गई है वो कितनी पवित्र है, कितनी प्योर है, ये तो हमें नहीं पता है ना। उसको लिखने में कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही थी हमें नहीं पता है, ठीक है। 1947 के बाद जितना भी इतिहास लिखा गया उसमें किसको हीरो बना दिया गया और किसको विलेन बना दिया गया ये सबको पता है। और आज किस तरीके से हम हिस्ट्री के बारे में बातें कर रहे हैं सबको पता है। तो पॉइंट इतना सा है कि क्या हिस्ट्री इम्पार्शियल है? जब हिस्ट्री अपने आप में ही पावर स्ट्रक्चर का खेल कर रही है तो फिर हम किसी राइटिंग को समझने के लिए कैसे उसको इम्पार्शियली समझ सकते हैं? तो क्या न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को इम्पार्शियली या ऑब्जेक्टिवली इंटरप्रेट करने में सक्षम है या नहीं है? वो अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को सोचना है। एक बहुत महान राइटर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक जेम्सन, आप लोगों ने इनका नाम खूब सुना होगा। इन्होंने कहा कि हम न्यू क्रिटिसिज्म को बिल्कुल नहीं मानते, एकदम बकवास चीज़ है। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं मानते? तो उन्होंने बताया भाई हम बता रहे हैं क्यों नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कल्चरल टेक्स्ट आर सिम्टम्स ऑफ हिस्ट्री, वेरएज फॉर, इन्होंने कहा जो कल्चरल टेक्स्ट हैं वो बस सिम्टम्स ऑफ हिस्ट्री हैं। यानी वो जैसे मान लो किसी को टीबी हो जाए, ना करे भगवान ना करे किसी को हो, बट किसी को टीबी हो जाए और उसको आप उसको टच करो तो उसको बुखार होगा, क्योंकि टीबी में बुखार होता है काफ़ी, ठीक है, उसको बुखार है। तो क्या आप कह सकते हो कि इस बंदे को बुखार है, ये बुखार से बीमार है? आप नहीं कह सकते, वो सिर्फ सिम्टम है, रियल बीमारी तो कुछ और है, राइट। सो उन्होंने कहा जो कल्चरल टेक्स्ट है, जो हिस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम है हिस्ट्री का, वो रियल बीमारी नहीं है। जबकि न्यू क्रिटिक्स ने कहा नहीं नहीं, जो कल्चरल टेक्स्ट है वही एजेंट है, वही सच्चाई है, ठीक है, वही एजेंट ऑफ हिस्ट्री है, राइट। दे आर द मीन्स बाय विच हिस्ट्री इज मेड। उन्होंने कहा कि जो कल्चरल टेक्स्ट है उसी से हिस्ट्री बनती है, और इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया इसको। जबकि फ्रेडरिक जेम्सन ने इसका विरोध किया और विरोध करके कहा कि कल्चरल टेक्स्ट अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम है, वो अपने आप में कोई हिस्ट्री नहीं है, अपने आप में एक क्या बोलेंगे उसको, कौन सा वर्ड यूज़ किया गया था, एजेंट नहीं है। तो ये हिस्ट्री और एजेंट, ये दो वर्ड याद रखिएगा ये फ्रेडरिक जेम्सन के मामले में, कि इन्होंने कहा कि वो सिम्टम एंड एजेंट। फ्रेडरिक जेम्सन ने कहा कि वो सिम्टम ऑफ कल्चरल टेक्स्ट है, सिम्टम ऑफ हिस्ट्री है, और न्यू हिस्टोरिसिज्म कहते हैं कि ये सिम्टम नहीं है बल्कि ये अपने सर वो अपोज कर रहे हैं ना? हाँ वो अपोज कर रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं, फ्रेडरिक जेम्सन अपोज कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो इनकैपेबल है, वो कंप्लीटली कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, राइट। तो ये लास्ट में फिर से आपका 2 पेज का ये जो 4 पॉइंट हैं, दिस कम्स फ्रॉम आपका द बुक द बिगिनिंग थियरी, और बिगिनिंग थियरी से एज इट इज़ कॉपीड है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू न्यू हिस्टोरिसिस्ट डू। कि एक न्यू हिस्टोरिसिस्ट को अगर आप एक पोएम दे देंगे या एक नॉवल दे देंगे, वो करेगा क्या, कैसे समझेगा उसको? इसका एग्जाम्पल फिर दिया गया है बुक में, अगर आप सब पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। पहला काम क्या करेगा न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक, वो जक्स्टापोज करेगा लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी वर्क को।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप उसको दे देंगे 1859 में लिखी गई अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो वो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ को एक तरफ रख देगा और फ्रांस में उस समय क्या हो रहा था, लंदन में क्या हो रहा था, उस इतिहास को पढ़ने लग जाएगा अलग से। ठीक है, तो वो पहले लिटरेचर को समझने के लिए उस समय के इतिहास को समझने की कोशिश करेगा, पहला कदम जो उठाएगा न्यू हिस्टोरिसिस्ट। दूसरा क्या करेगा, वो डिफैमिलियराइज द कैनोनिकल लिटरेरी टेक्स्ट, यानी कोई पोएम लिटरेचर है, कोई वर्क ऑफ आर्ट लिटरेचर है, वो रिलीजियस है या नॉन रिलीजियस है, वो किस तरीके का है, उसका जो कैनन है, किस तरीके का वर्क है, वो उसको डिफैमिलियराइज कर देगा, उसको वो छोड़ देगा, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। राइट, डिटैचिंग इट फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड वेट ऑफ प्रीवियस लिटरेरी रिस्पेक्टेड स्कॉलरशिप, यानी जो पहले के लिटरेचर लिखने वाले लोगों ने कुछ वर्क किए हैं, उस वर्क के साथ मिला करके देखने को उसका काम नहीं पड़ेगा, उससे वो अलग कर देगा, वो बस हिस्ट्री के साथ उसको समझने की करेगा। सीइंग इट एज इफ न्यू, मान लीजिए कि वो जब विलियम शेक्सपियर को स्टडी करेगा तो वो बोलेगा, चलो फ्रांसिस उसका क्या नाम है, जब वो विलियम शेक्सपियर को स्टडी करेगा तो वो बोलेगा कि हमें क्रिस्टोफर मार्लोव का कोई काम नहीं है, हम बिना उसके पढ़ लेंगे। राइट, हम हिस्ट्री के साथ पढ़ लेंगे इसको, ऐसा वो करने की कोशिश करेगा। तीसरा, वो फोकस अटेंशन विद इन बोथ टेक्स्ट एंड को टेक्स्ट। अब याद रखिएगा, टेक्स्ट जो है वो आपका मेन टेक्स्ट है लिटरेचर वाला, और को टेक्स्ट वो हिस्ट्री है जिससे वो पढ़ रहा है साथ में। वो फोकस करेगा ऑन इश्यूज ऑफ स्टेट पावर, इन दोनों को पढ़ते हुए वो राज्य की शक्तियों के बारे में बात करेगा। ठीक है, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स जो हैं उन पर बात करेगा। ठीक है, उनका कैसे ये संस्थाएं अमर हो जाती हैं, कैसे ये पावर्स अमर हो जाती हैं, उनके बारे में बात करेगा। निधि, ये वरुण का कॉल है, एक बार बात कर लो। राइट, बात करेगा। एंड कॉलोनाइजेशन के बारे में बात करेगा, यानी कि ही विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। राइट, आर यू गेटिंग दिस? तो वो इन सब के बारे में बात करेगा टेक्स्ट और कोटेक्स्ट की सहायता से। बस जिस चीज़ के बारे में बात करनी है उसके बारे में नहीं बात करेगा, अकॉम्पनिंग माइंडसेट की भी बात करेगा। चौथा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, और चौथा पॉइंट हो गया कि ऐसा करने में राइट, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आउटलुक, राइट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो विचार है, स्पेशली जो डेरिडा का विचार है, क्या कि एवरी फेसेट ऑफ रियलिटी इज टेक्सचुअलाइज्ड। डेरिडा मानते हैं कि जितना भी एस्पेक्ट है रियलिटी का, अगर रियलिटी के 1000 चेहरे हैं, उस हर 1000 चेहरे को टेक्सचुअलाइज्ड किया गया है, टेक्स्ट में डाला गया है। राइट, ऐसा डेरिडा कहते हैं। राइट, एंड फूको क्या कहते हैं? फूको का क्या आइडिया है कि जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिटरमाइंड बाय डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस। सोशल स्ट्रक्चर वास्तव में जो हमारे चारों ओर डिस्कोर्स होता है, जो लैंग्वेज का डिस्कोर्स है, उससे प्रभावित होते हैं। इन दोनों आइडियाज़ को वो यूज़ करने की कोशिश करेगा, यानी कि डेरिडा और फूको दोनों को फॉलो करता है ये आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म। बिकॉज डेरिडा भी मानते हैं, आपको याद होगा उनका फेमस लाइन जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। राइट, जिसका मतलब ये था कि टेक्स्ट को आप ऐसा नहीं कि टेक्स्ट में सब कुछ है, बट टेक्स्ट में सब कुछ छिपा हुआ है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा। राइट, तो फुको और डेरिडा दोनों के विचारों को वो फॉलो करते हुए उस टेक्स्ट को स्टडी करने की कोशिश करेगा। ये न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक करता है। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू मे आस्क।